हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए बुक चल रही है लीनियर प्रोग्रामिंग, और इस बुक में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चल रही थी। पिछले टर्म पे समझाया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, बताया भी था। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। तो बताया था टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड, यानी कि अगर हम इसको ऐड करके देखेंगे 30, 40, 20 और 10 तो 100 बनेगा। सप्लाई को ऐड करेंगे तो 30, 50, 20 टोटल 100 बनेगा। तो टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड हो तो हम बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहते हैं, और अगर सप्लाई और डिमांड अनइक्वल हो तो हम अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। इसके बाद हमने ये समझाया था कि एक इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड से लिखते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलोकेशंस होते हैं, यानी जो यहाँ पर भरा जाता है, उनका इनटू कॉस्ट में करके सॉल्व कर देते हैं, तो उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक होती है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, यानी कि यहाँ पर जो एलोकेशंस भरे होते हैं सप्लाई के सामने, उनको ऐड करके 30 के इक्वल आता है। यहाँ जो एलोकेशंस भरे होते हैं उनको ऐड करके 50 के इक्वल आता है। यहाँ जो एलोकेशंस भरे होते हैं उनको ऐड करके 20 के इक्वल आता है। तो ये सप्लाई कंस्ट्रेंट्स होती हैं। एक होती है डिमांड कंस्टेंट, तो ये जो डीलर बने हुए हैं, यहाँ जो एलोकेशंस भरे जाते हैं, इनका एडिशन डीलर की डिमांड रिक्वायरमेंट ये पूरी हो 30 के इक्वल होगा। यहाँ जो एलोकेशंस भरे होते हैं उनको ऐड करके 40 के इक्वल हो, और यहाँ जो एलोकेशंस भरते हैं उनको ऐड करके 20 के इक्वल हो, और यहाँ ऐड करते हैं तो उनका एडिशन 10 के इक्वल हो। तो ये होती है यहाँ पर डिमांड कंस्टेंट्स। इसके बाद हमने बताया था इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने से जो एलोकेशंस होते हैं सभी एलोकेशंस इसको सेटिस्फाइड करते हैं टेबल को, तो वो सॉल्यूशन होता है। तो वो मेथड इसके बताए थे लगाने के। एक था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा मेथड था लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, और तीसरा मेथड था वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। किसी भी मेथड से क्वेश्चन हम लगाएंगे तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन निकलेगा उस सॉल्यूशन को कहेंगे इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। लेकिन जो ये सॉल्यूशन निकलेगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, जो कॉस्ट आएगी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर हम दूसरे मेथड से क्वेश्चन लगाएंगे लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से। इससे जो कॉस्ट आएगी वो नॉर्थ वेस्ट से कम आएगी। और अगर हम तीसरे मेथड से यही क्वेश्चन लगाएंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नॉर्थ वेस्ट और मैट्रिक्स मिनिमा इन दोनों से वोगल अप्रोक्सीमेशन से लगाएंगे कम आएगी। वोगल अप्रोक्सीमेशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम आएगी, तो इसलिए जो बेस्ट हमारा मेथड होगा वो होगा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वोगल से अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है, इससे भी अगर हम मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे तो इसके बाद एक टेस्ट होता है जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के बाद यूज किया जाता है, उसको कहते हैं मोदी टेस्ट। तो मोदी टेस्ट लगाने से ये मालूम चल जाता है जो वोगल अप्रोक्सीमेशन से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है और भी कम हो सकती है कि नहीं। तो जो फाइनल आंसर आता है वो आता है ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, जो मोदी टेस्ट के बाद में आता है। लेकिन जो तीनों टेस्टों को लगा करके हम चेक करते हैं स्टार्टिंग में, वो जो सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। ये डिजनरेट होता है और नॉन डिजनरेट होता है। जब हमने बताया था नंबर ऑफ एलोकेशंस और रिम रिक्वायरमेंट्स इक्वल होती हैं तो नॉन डिजनरेट बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस कुछ कम रह जाते हैं रिम रिक्वायरमेंट से तो हम डिजनरेट बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन इसको कहते हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल के द्वारा ये समझा रहे हैं तीनों मेथड, और देखते हैं डिजनरेट है कि नॉन डिजनरेट है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस मेथड में कितनी आती है। तो पहला मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ का मतलब स्टूडेंट सबसे ऊपर, और वेस्ट का मतलब लेफ्ट में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट सबसे ऊपर वाला, और उसमें सबसे लेफ्ट वाला जो कॉर्नर होगा वहाँ से स्टार्टिंग होगी। इसको हम कहते हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर। तो अपर लेफ्ट कॉर्नर या ये वाला होगा, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि जो डीलर की डिमांड है, यहाँ पर जो O1, O2, O3 ये ऑरिजिन्स दिए रहते हैं, ये सोर्सेस दिए रहते हैं। इसमें सप्लाई
कितनी है वो यहाँ पर लिखी रहती है। O1 सोर्सेस पर सप्लाई 30 यूनिट है, O2 सोर्सेस पर जो सप्लाई है वो 50 यूनिट है, और O3 सोर्स है इस पर जो सप्लाई है वो 20 यूनिट है। और जो डीलर की डिमांड है वो डेस्टिनेशंस लिखे हुए हैं, यहाँ पर डीलर की डिमांड लिखी हुई है। पहले डीलर की जो डिमांड है वो 30 यूनिट की है, दूसरे डीलर की डिमांड है वो 40 यूनिट है, तीसरे डीलर की जो डिमांड है वो 20 यूनिट है, और चौथे डीलर की जो डिमांड है वो 10 यूनिट है। डिमांड और सप्लाई इक्वल हो तभी इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, बैलेंस हो जाती है प्रॉब्लम। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करने का मेथड है, सबसे पहले यहाँ से भरते हैं नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर देखते हैं कि डिमांड है 30 यूनिट और इसके सामने यहाँ पर सप्लाई है 30 यूनिट, तो 30 यूनिट माल यहाँ से इस डीलर के पास पहुँचा दिया जाएगा। तो यहाँ पर 30 लिख देंगे, और यहाँ पर अब ना तो सप्लाई पर कुछ भी बचा है और ना यहाँ पर इसकी डिमांड बची है। तो अब हमें ना तो इस रो से मतलब है और ना इस कॉलम से मतलब है। अब हमारी टेबल केवल इतनी बची हुई है। इस टेबल में देखना है कि यहाँ पर जो डीलर की डिमांड है वो 40 यूनिट है और इसके सामने सप्लाई जो है वो 50 यूनिट है। तो हम देख लेते हैं, अगर डीलर की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई वाला डीलर की डिमांड से ज़्यादा माल नहीं भेजेगा, उतना ही भेजेगा जितना डीलर को चाहिए। और अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो जहाँ पर सप्लाई कम है वहाँ से ज़्यादा माल कैसे पहुँचा सकते हैं? नहीं पहुँचाएंगे। तो जितनी सप्लाई है उतनी पहुँचा देंगे, डीलर की डिमांड जो बनी रहेगी वो दूसरी सप्लाई से पहुँचाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भरना है तो इसके सामने और इसके सामने जो मिनिमम होता है उसको यहाँ पर हम भरते हैं। डिमांड कम है तो ज़्यादा माल नहीं पहुँचाएंगे, डिमांड वारी पहुँचाएंगे। अगर सप्लाई कम है यहाँ पर तो डिमांड ज़्यादा है तो कम ही प्रोडक्ट यहाँ पर पहुँचा पाएंगे, क्योंकि सप्लाई के पास नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए इन दोनों में जो कम होता है उसको यहाँ पर भरा जाता है। तो 40 और 50 में यहाँ 40 यूनिट माल यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया तो इसकी डिमांड पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पर सप्लाई में अभी 10 यूनिट माल बाकी है। तो अब हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये भी रो और ये रो और ये इतना हट गया। आप टेबल में केवल यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स बचे हुए हैं। इसमें देखते हैं नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर मिला वो ये वाला ब्रैकेट मिला। अब इसमें बढ़ते हैं तो इसके सामने देखते हैं जो डीलर की डिमांड है वो 20 यूनिट की है और इसके सामने जो सप्लाई है वो केवल 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट ही यहाँ पर पहुँचाया जाएगा, क्योंकि सप्लाई से ज़्यादा माल डीलर के पास नहीं पहुँचा सकते हैं। तो इन दोनों में जो मिनिमम है वो 10 है, तो इसलिए यहाँ पर हम 10 को भरते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई 0 हो जाएगी, लेकिन डिमांड जो है अभी यहाँ पर 10 यूनिट बची रहेगी। 10 यूनिट पहुँच गया, 10 यूनिट बचा। अब यहाँ से ये रो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ से ये भी सब कैंसिल हो गया था, अब ये भी रो कैंसिल हो गया। अब केवल 2 डिजिट यहाँ पर बचे हुए हैं, 2 ब्रैकेट बचे हुए हैं, इसमें भरना है 2 रेक्टेंगल में। तो देखते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी पहले इसमें भर दें फिर इसमें भर दें, यानी कि एक रो या एक कॉलम बचता है उसमें हम डायरेक्ट भर देते हैं जो सामने लिखा रहता है। तो इसके सामने 10 लिखा है तो यहाँ पर 10 भर दिया, इसके सामने यहाँ पर 10 लिखा है तो 10 भर दिया, और इन दोनों को बैलेंस करके देखें तो 20 के बराबर हो गया। यानी कि 10 यूनिट माल यहाँ पहुँचा दिया तो यहाँ पर 0 हो गया, और 10 यूनिट माल जो बचा हुआ है अब वो यहाँ पर पहुँचा दिया तो इसकी भी डिमांड पूरी हो गई और सप्लाई भी ख़त्म हो गई। यानी कि सभी न तो सप्लाई कुछ बची और ना डिमांड बची। तो ये हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से है। तो ये जो नंबर भरे हुए हैं इन नंबरों को कहते हैं एलोकेशन। तो एलोकेशन देखते हैं, इस एलोकेशन का नाम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो इस एलोकेशन का नाम होता है X11। तो X11 की वैल्यू यहाँ पर 30 लिखी हुई है। इसके बाद ये एलोकेशन से लिखा हुआ है, ये सेकंड रो है तो यानी कि X2, और सेकंड कॉलम है तो X22, यहाँ पर इसका आंसर 40 है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं सेकंड रो यानी कि X23, यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं थर्ड रो X33, इसका आंसर यहाँ पर 10 आया।
इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं x3 4, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, इसका भी आंसर यहाँ पर 10 है। तो ये एलोकेशंस होते हैं। अब रिम रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं रिम रिक्वायरमेंट। रिम रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो रिम रिक्वायरमेंट होती है m प्लस n, यानी कि यहाँ पर m प्लस n माइनस 1, ये होती है रिम रिक्वायरमेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो m की वैल्यू यहाँ पर जो लिखी हुई है, नंबर ऑफ रोज 3 रो हैं, कॉलम देखते हैं 4 है, माइनस 1 कर दें तो आंसर आ जाएगा 6। तो एलोकेशंस 1 2 3 4 एंड 5, एलोकेशंस कम है, रिम रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए इससे जो सॉल्यूशन निकलेगा वो होगा डीजेनरेट। अनइक्वल है इसलिए डीजेनरेट। देखते हैं आगे, लिखते हैं इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंस द नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल टू 5 है, रिम रिक्वायरमेंट 6 है, तो नंबर ऑफ एलोकेशंस लेस देन रिम रिक्वायरमेंट, देयरफॉर इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन इज डीजेनरेट। अब इसमें देखते हैं टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आती है, तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। टोटल ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होगी उसको यहाँ पर लिखते हैं z इक्वल टू, तो यहाँ पर एक यूनिट जो का है वो 35, एक यूनिट का जो चार्ज है वो 5 रुपीज़ है, तो 30 यूनिट माल का हो जाएगा 30 इंटू 5 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 40 इंटू 5, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 40 इंटू 5, फिर यहाँ पर लिखते हैं 10 इंटू 7, तो यहाँ से मिल जाएगा 10 इंटू 7। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 10 इंटू 40, 10 इंटू 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 4 प्लस अगला यहाँ पर लिखते हैं 10 इंटू 6, 10 इंटू 6, और इसको सॉल्व करते हैं तो z इक्वल टू यहाँ से मिल जाता है 150 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 200 प्लस यहाँ पर 70 आ जाएगा प्लस और यहाँ पर 40 आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 40 और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 60। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, तो यहाँ से 2 तो यानी कि यहाँ पर z इक्वल टू आता है 520। तो ये जो कॉस्ट आई है ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 520। अब हम इसी क्वेश्चन को लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या फिर मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, अब इससे हम लगाते हैं और इसके बाद लगाते हैं इसको वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट अब इसी क्वेश्चन को लगाते हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है, इसको ध्यान रखते हैं, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम एलोकेशन। यानी कि इस टेबल में सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मिनिमम कॉस्ट दोनों जगह या 3 जगह एक जैसी मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि ये मिनिमम कॉस्ट टाई कर गई। तो यानी कि फिर हम देखते हैं मैक्सिमम एलोकेशन, यानी कि जहाँ पर सेम कॉस्ट है तो उन जगहों पर सबसे ज़्यादा किस ब्रैकेट में भरा जाएगा, किस रेक्टेंगल में सबसे ज़्यादा एलोकेशंस भरा जाएगा, फिर उसको इंक्लूड करते हैं। मिनिमम कॉस्ट से डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि 2-3 जगह अगर मिनिमम कॉस्ट एक जैसी है तो फिर हम देखते हैं कि उन कॉस्टों में जो सेम है मिनिमम, उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में भरा हुआ है, फिर हम उसी को इंक्लूड करते हैं और 2 को हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इस पूरी टेबल में जो मिनिमम कॉस्ट होगी उसमें सबसे पहले भरेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट पूरी टेबल में 2 है, तो इस 2 में सबसे पहले भरा जाएगा। तो 2 के सामने जो सप्लाई है वो 20 है और डिमांड जो है D2 डीलर की वो 40 है। तो इन दोनों में जो मिनिमम नंबर होगा 2 के सामने
सप्लाई में और 2 के सामने डिमांड में। इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो यहाँ पर भरेंगे, तो यानी कि यहाँ पर भरेंगे 20। अब तो हम 20 को भरने के बाद इसके पास अभी 20 यूनिट माल और चाहिए, यहाँ पर इसका बैलेंस 0 हो गया। तो जिसका बैलेंस 0 हो जाता है उस रो को यहाँ पर हम हटा देते हैं, उस रो से हमें मतलब नहीं है। अब जो नई टेबल बनती है उसको लिखते हैं। तो यानी कि इस रो से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 2 रो बचे हैं और कॉलम यहाँ पर 4 है, यहाँ पर इतना आया। इसमें देखते हैं यहाँ पर D1, इसमें यहाँ पर D2 और यहाँ पर D3, फिर इसको यहाँ पर लिखते हैं D4। यहाँ से बचता है O1 और O2, तो यहाँ पर आ जाएगा O1, यहाँ पर लिखा O2। जो सप्लाई होती है इसको यहाँ पर हम AI से डिनोट करते हैं, और जो रिक्वायरमेंट होती है यानी कि डिमांड होती है उसको हम BJ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर 30 यूनिट है, यहाँ पर 40 है, 40 में से 20 कम हो गया तो अब यहाँ से 20 बचेगा, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 10, तो यानी कि यहाँ से 20 आया, यहाँ पर 10 आया, और यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 50 है, और इसमें यहाँ पर 0 हो चुका था। इसके बाद यहाँ पर जो कॉस्ट लिखी हुई है यहाँ पर 5, 8, 3 और 6। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 4, 5 और 7 और 4। अब देखते हैं इस टेबल में मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, तो मिनिमम कॉस्ट इसमें सबसे कम अब 3 है, तो 3 में भरा जाएगा। तो 3 के सामने जो सप्लाई है वो 30 है और 3 के सामने जो डिमांड है वो 20 है, तो 20 और 30 में से 20 मिनिमम है, यानी कि यहाँ से 20 सप्लाई इसको दे दी जाएगी। अब इस पर 10 यूनिट अभी बचेगा, तो यानी कि यहाँ पर 20 एलोकेट कर दिया और इसकी यहाँ पर डिमांड पूरी हो गई, यहाँ पर अभी 10 यूनिट माल बचेगा। तो इस तरीके से जो 0 हो जाता है उस पूरे लाइन को हटा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर 3 कॉलम बचते हैं और 2 रो बचते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें यहाँ पर बचता है D1, D2 और D4, तो यानी कि यहाँ पर आता है D1, इसको यहाँ पर D2, यहाँ पर D4। इसके बाद यहाँ पर O1 और O2, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं O1 और यहाँ पर O2। इसमें देखते हैं 10 यूनिट है, इसमें 50 है, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 50। बैलेंस हमेशा बराबर होगा, ये 60 आएगा तो इसका भी 60 आएगा, 30, 20 और यहाँ पर 10, तो यानी कि यहाँ पर 30, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 10, ये 0 हो गया। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 5, 4, यहाँ पर 5, 4, इसमें यहाँ पर 8, 5, इसके बाद में 6 और 4, तो यहाँ पर लिखते हैं 6 और यहाँ पर 4। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है वो यहाँ पर 4 लिखी हुई है, मिनिमम कॉस्ट 4, और 2 जगह 4 है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम कहते हैं कि ये मिनिमम कॉस्ट टाई कर गई, तो यानी कि अब आते हैं मैक्सिमम एलोकेशन, यानी कि इन दोनों में किसमें सबसे ज़्यादा भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसके सामने 10 है और 50 है, तो इन दोनों में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो भरते हैं, यानी कि यहाँ 10 भर सकते हैं। और इसमें देखते हैं यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 30 है, तो इन दोनों जो मिनिमम होगा वो भर सकते हैं 30। तो देखते हैं मैक्सिमम किस में भरा गया, तो मैक्सिमम इसमें 10 है, इसमें 30 है, तो इस 10 वाले को हटा देते हैं, केवल 30 इसमें इंक्लूड करते हैं जिसमें ज़्यादा भरा जाए। तो यहाँ पर 30 भर गया, और इस तरीके से यहाँ पर अब 20 अभी बचेगा, 20 यूनिट सप्लाई बची हुई है और यहाँ पर 30 इसका बैलेंस पूरा हो गया, तो इस वाली लाइन को हटा देंगे। अब यहाँ पर हमारे 4 ब्रैकेट बचते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं D2 और D4, तो यानी कि यहाँ पर D2 और इसको यहाँ पर लिखते हैं D4, इसमें यहाँ पर O1 और O2, तो यानी कि यहाँ पर आता है O1 और इसको यहाँ पर लिखते हैं O2, इसमें यहाँ पर बैलेंस पूरा हो गया। यहाँ से 20 यूनिट है और यहाँ पर 10 यूनिट है। इसमें देखते हैं यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20, तो इसमें यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 20 बचा, क्योंकि 30 जब 50 से कम होगा तो 20 बचेगा। अब इसमें यहाँ पर 8, 6, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। इसमें देखते हैं मिनिमम डिजिट कौन सा है, मिनिमम जो है कॉस्ट होगी ये 4 है। अब इसमें भरा जाएगा, तो
इसमें इसके सामने 20 यहाँ 10 है, तो इन दोनों जो मिनिमम होगा नंबर उसको भरेंगे और ये 10 का बैलेंस पूरा हो गया। जब यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स बचती है तो उसको एक साथ भरते हैं, यानी कि 10 पूरा हो गया। तो अब ये वाला यहाँ पर हट जाएगा, तो यहाँ पर अब 10 यूनिट माल बचा हुआ है, तो इन्हीं दो में भरना है। इसके सामने 10 और इसके सामने 10 भर देंगे तो दोनों ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 सप्लाई दे दी, इसको भी 10 सप्लाई दे दी, तो ऐड करके 20 हो गया। ना तो यहाँ पर कुछ बचा और ना यहाँ पर कुछ बचा। इस तरीके से ये हमारी लगाने का मेथड है। मैट्रिक्स मिनिमा लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड ये है। अब इसमें जो एलोकेशंस भरे हुए हैं, एक ओरिजिनल टेबल, एक नई टेबल बनाएंगे और उसमें इन सभी एलोकेशंस को भरते हैं और फिर देखते हैं सॉल्यूशन डिजनरेट होगा कि नॉन डिजनरेट। देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है O3 और D2। ये हमने यहाँ पर ओरिजिनल टेबल थी उसको बनाया है। यहाँ पर जो एलोकेशन भरा हुआ है 20, ये O3 और D2 में है, तो O3 और D2 के सामने ये 20 है। इसके बाद देखते हैं इस टेबल में यहाँ पर भरा हुआ है O1 D3 20, तो O1 D3 20। इसके बाद अब इस टेबल में देखते हैं O2 D1 30, तो O2 और D1 यानी कि यहाँ पर 30 भरा जाएगा। इसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर O1 D2 10, तो O1 और D2 यहाँ पर 10 भर जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर O2 D2 10, तो O2 और D2 पर यहाँ पर 10 भरेंगे और इस तरीके से O2 और D4 में भी 10 भरेंगे, तो O2 और D4 यहाँ पर भी 10 आएगा। तो इस तरीके से ये भरा हुआ है। एलोकेशंस देखते हैं इसमें कितने हैं। तो यहाँ पर जो एलोकेशंस होंगे उसको यहाँ पर देखते हैं। पहला एलोकेशन भरा हुआ है X12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो X12 में यहाँ पर 10 भरा हुआ है। फिर देखते हैं X13 में 20 है, X13 यहाँ पर 20 आ गया। इसके बाद देखते हैं X21 30, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं X21 यहाँ पर 30 आया। X22 10, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं X22 यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसके बाद X24 10, तो यानी कि यहाँ पर X24 इसको भी यहाँ पर 10 लिखा और इसके बाद लिखा हुआ है X32 20, यानी कि यहाँ पर X32 और यहाँ पर आया 20। तो इस तरीके जो एलोकेशंस हैं 1 2 3 4 5 6, तो एलोकेशंस इसमें 6 हैं और रिम रिक्वायरमेंट देख लें 4 कॉलम है और 3 रोज हैं, 7 और 1 कम कर दें तो 6। तो एलोकेशंस भी 6 हैं, रिम रिक्वायरमेंट भी 6 है। तो इससे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा नॉन डिजेनरेट। आगे देखते हैं इसे। तो अब यहाँ पर सिंस द नंबर ऑफ एलोकेशंस ये 6 हैं, यहाँ पर देखें। इसके बाद रिम रिक्वायरमेंट देखी तो रो और कॉलम का एडिशन करें तो रो यहाँ पर लिखे हुए हैं 3 और कॉलम लिखे हुए हैं यहाँ पर 4, तो 3 + 4 और -1, तो सॉल्व करते हैं 6। तो नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल टू रिम रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देयरफॉर इनिशियल बेसिक फीजियल सॉल्यूशन जो होगा वो नॉन डिजेनरेट होगा। और इसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन जब कॉस्ट निकालेंगे तो यहाँ पर देखते हैं जो ये टेबल है 8 × 10, एक यूनिट का जो खर्चा है वो 8 रुपये है, तो 10 यूनिट माल पहुँचाया गया है तो 8 × 10 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 8 × 10 आएगा प्लस और यहाँ पर 3 × 20 लिखेंगे, तो इसको यहाँ लिखेंगे 3 × 20, फिर प्लस इसके बाद 4 × 30, तो यानी कि यहाँ पर आता है 4 × 30, फिर प्लस इसके बाद 5 × 10, तो यानी कि यहाँ पर 5 × 10, इसके बाद यहाँ पर 4 × 10 आता है तो यहाँ पर लिखते हैं 4 × 10 प्लस कर दिया, 4 × 10 के बाद में 2 × 20 प्लस यहाँ लिखते हैं 2 × यहाँ पर 20। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा Z = यहाँ से सॉल्व करते 80 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखा 80 प्लस और इसको यहाँ पर लिखते हैं 60, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर 120, तो 120 प्लस सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आता है 50,
तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर 50 आ जाएगी। फिर प्लस सॉल्व करते हैं 40 और यहाँ पर भी 40 और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं 40 और प्लस 40 और इस तरीके से जेड को सॉल्व करते हैं तो यानी कि यहाँ से मिलता है 390। तो इसमें जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से लगाया था उसमें यहाँ पर जो आंसर आया था देखते हैं आगे। तो जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व किया था, नॉर्थ वेस्ट से, उसका आंसर आया था 520 और यहाँ पर लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से सॉल्व किया है, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से, तो इसका आंसर आया है 390। इसका मतलब है कि इसमें कॉस्ट मिनिमम आई है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से जो अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है, वो लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है। अब तीसरे मेथड से क्वेश्चन लगाते हैं, बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, देखते हैं उसको। तो अगला मेथड है, यही क्वेश्चन बताते हैं अगले मेथड से, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो फार्मूला है, इस फार्मूले पर हम लगाएंगे क्वेश्चन को, आसान रहेगा क्वेश्चन। तो पहला इसका सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम पेनल्टी, अभी बताते हैं पेनल्टी हम निकालेंगे कैसे। फिर दूसरा लिखा हुआ है मिनिमम कॉस्ट, अगर पेनल्टी टाई कर जाती है यानी दो जगह पेनल्टी एक जैसी आ जाएगी तो फिर पेनल्टी से डिसीजन नहीं होगा, फिर हम उसका डिसीजन करेंगे मिनिमम कॉस्ट से। मिनिमम कॉस्ट जिसमें होगी उसमें भरेंगे। कभी कभी पेनल्टी और मिनिमम कॉस्ट एक जैसी मिल जाती है तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम पेनल्टी भी टाई कर गई, मिनिमम कॉस्ट भी टाई कर गई। फिर हम देखते हैं मैक्सिमम एलोकेशन, यानी जो मिनिमम कॉस्ट एक जैसी हैं उनमें भरा किसमें सबसे ज़्यादा जाएगा, एलोकेशन, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम, जिसमें भरा जाएगा फिर उसी में एलोकेट करेंगे। तो पेनल्टी कैसे निकालते हैं, जब हम फर्स्ट रो को देखते हैं तो फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम नंबर, इसमें मिनिमम कॉस्ट 3 है और इससे मैक्सिमम जो कॉस्ट होगी वो यहाँ पर 5 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर मिनिमम कॉस्ट एक जैसी मिल जाती है हर जगह पर तो फिर हम उसकी जगह पर डैश का यूज करते हैं। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो हम डैश का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 3 और इससे मैक्सिमम 5, तो इन दोनों का डिफरेंस 2। सेकंड रो पर चलते हैं, सबसे मिनिमम कॉस्ट है 4, दो जगह है, लेकिन इससे मैक्सिमम जो है वो 5 है, तो 5 और 4 का डिफरेंस 1। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं मिनिमम 2 है और इससे मैक्सिमम 4 है, तो 2, 4 का डिफरेंस आएगा 2। इसके बाद यहाँ पर कॉलम वाइज देखते हैं, तो कॉलम वाइज सबसे मिनिमम देखते हैं नंबर, यहाँ पर 4 है, इससे मैक्सिमम 5 है, तो इनका डिफरेंस 1। यहाँ पर 2 और इससे मैक्सिमम 5, तो इसका डिफरेंस 3। यहाँ पर 3 और 3 से मैक्सिमम 4, तो इसका डिफरेंस 1। और यहाँ पर 4 इससे मैक्सिमम 6 है, तो इसका डिफरेंस 2। अब देखते हैं मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ पर है, तो मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर और यहाँ पर मिला के देखें, यहाँ पर आई, तो इसके सामने भरा जाएगा, यानी कि इस कॉलम में भरा जाएगा। अब इस कॉलम में भरते कहाँ पर है, देखते हैं दूसरे नंबर पर लिखा है मिनिमम कॉस्ट, 3 जगह कॉस्ट लिखी हुई है, इनमें जो सबसे कम कॉस्ट होगी उसमें भरेंगे, तो यहाँ पर 2 इसमें भरते हैं। इसके सामने देखते हैं यहाँ पर 20 है, इसके सामने 40 है, तो इन दोनों में जो मिनिमम नंबर होगा उसको यहाँ पर भरेंगे, तो यहाँ पर भरते हैं 20। तो इस तरीके से अब ये सप्लाई वाला बैलेंस पूरा हो गया, इसकी डिमांड बची हुई है, तो जो पूरा हो जाता है उस वाले यहाँ पर रो को हटा देते हैं, उस वाली लाइन को हटा देते हैं। अब नई जो टेबल बनेगी उसमें ये लिखेंगे, और ये वाली जो पेनल्टी होगी इनमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये पैरेलल जो है ये, इसमें हो सकता है मिनिमम कॉस्ट यहीं पर हो, तो इनकी पेनल्टी हमें दोबारा निकालनी पड़ेगी। जो पैरेलल होता है, यानी जो लाइन कटती है उसके पैरेलल वाली पेनल्टी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन जिसमें यहाँ पर कोई लाइन नहीं कटी उसके सामने की पेनल्टी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पर टेबल, इसमें यहाँ पर 4 कॉलम और 2 रो बचे हुए हैं। और 3, 4 यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं D1, D2, D3, D4, तो यानी कि यहाँ पर D1, इसको यहाँ पर D2, यहाँ पर D3 और इसको यहाँ पर लिखते हैं D4, O1 और O2, तो यानी कि यहाँ पर आता है O1, इसको यहाँ पर लिखते हैं O2। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है
5 के बाद यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर लिखा है 3, फिर यहाँ पर लिखा है 6 और ये यहाँ पर अवेलेबिलिटी लिखी हुई है जो सप्लाई थी। इसमें देखते हैं यहाँ पर 30 यूनिट है और यहाँ पर देखते हैं 50 यूनिट है और ये 20 यूनिट पूरा कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं BJ, यहाँ पर 30 है, यहाँ 20 कम करके लिखेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पर 30, यहाँ पर मिल जाएगा 20 और इस तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 10। 4 5 7 4, तो यहाँ पर लिखते हैं 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4। पेनल्टी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये यहाँ पर जो पेनल्टी लिखी हुई है यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1। इस पेनल्टी में चेंज आएगा, तो यहाँ पर देखते हैं पेनल्टी यहाँ पर 4 है और इससे मैक्सिमम 5 है, तो यहाँ पर डिफरेंस 1। इसमें देखते हैं 5 के बाद 8 आ गया, तो यहाँ पर डिफरेंस 3, यहाँ पर 3 और 7 तो इसका डिफरेंस 4, यहाँ 4 और 6 तो इसका डिफरेंस 2। अब देखते हैं मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम पेनल्टी 4 है, तो अब इसके सामने भरा जाएगा, लेकिन इसके सामने यहाँ पर इस कॉलम में 2 जगह डिजिट लिखा हुआ है, 2 कॉस्टें लिखी हुई हैं। तब दूसरे नंबर पर चलते हैं, मिनिमम कॉस्ट। मैक्सिमम पेनल्टी के बाद इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है उसमें भरेंगे तो 3 के सामने भरना है, तो 3 के सामने यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 30 लिखा है, तो इन दोनों में जो मिनिमम नंबर होगा उसको यहाँ पर भरेंगे 20 और ये वाला बैलेंस अब ये पूरा हो गया। 20 यूनिट यहाँ से निकाल करके डिमांड पूरी हो गई। अब यहाँ पर सप्लाई में 10 यूनिट माल बचा हुआ है, तो अब हमारी टेबल में ये वाला कॉलम हट जाएगा, जो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ 50 बचेगा और पेनल्टी में इसमें चेंज आएगा, क्योंकि हो सकता है 3 मिनिमम थी, इससे मैक्सिमम यहाँ पर अब ये 3 वाला कॉलम हट जाएगा, तो यानी कि अब इसकी पेनल्टी निकालनी पड़ेगी, लेकिन इन पेनल्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 3 और 2 इस पेनल्टी को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पूरा कॉलम हट जाएगा, तो जो नई टेबल बनती है उसमें 3 कॉलम और 2 रो बचते हैं। यहाँ पर तो यहाँ से आता है D1 D2 और D4, तो यहाँ पर लिखते हैं D1, इसको यहाँ पर D2 और यहाँ पर D4। इसमें यहाँ पर आता है O1 और O2, तो यहाँ पर लिखते हैं O1 और इसको लिखते हैं O2, यहाँ पर AI और यहाँ पर BJ। इस तरीके से 5 8 और 6, यहाँ पर लिखते हैं 5, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6। इसमें 4 5 और 4, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। यहाँ 20 कम करके लिखेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 50 आएगा। इस तरीके से इस लाइन को हटाएंगे, 30 20 और 10, यहाँ पर 30, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 10। बैलेंस मिला के देखेंगे तो टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड बराबर आएगी 60 और 60। पेनल्टी में इन पेनल्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 3 2, तो यहाँ पर आ जाएगा पेनल्टी 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, ये पेनल्टी आ गई। इसके बाद यहाँ पर पेनल्टी लिखते हैं इसकी, इसमें चेंज आएगा, तो इसमें मिनिमम नंबर है वो 5 है और इससे मैक्सिमम 6 है, तो इनका डिफरेंस 1। इसमें मिनिमम नंबर 4 है और इससे मैक्सिमम 5 है। 4 भले ही 2 जगह हो लेकिन इससे मैक्सिमम 5 है, तो इससे यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 1। तो मैक्सिमम पेनल्टी देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर सभी जगह मिला के मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर आई, तो इसमें सामने भरा जाएगा। अब देखते हैं 2 यहाँ पर ब्रैकेट है, इसमें किस में भरें, तो दूसरे नंबर पर आते हैं मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट इन दोनों में जिसमें कम होगी उसी में भरा जाएगा, तो यहाँ भरेंगे। तो इसके सामने देखते हैं 50 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, तो इन दोनों जो मिनिमम नंबर होगा, यानी कि यहाँ 20 यूनिट माल निकाल कर इसकी डिमांड पूरी कर दी जाएगी। और अब ये वाला यहाँ पर ब्रैकेट, ये कॉलम हट जाएगा, तो अब 2/2 की टेबल बचती है। तो यानी कि अब 2/2 की टेबल यहाँ पर बनाते हैं। तो इसमें यहाँ पर D1 और D4 बचेगा, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं D1, इसको यहाँ पर लिखते हैं D4, यहाँ पर O1 और इसको यहाँ पर लिखते हैं O2, यहाँ पर AI लिखते हैं, यहाँ पर BJ बनाएंगे, यहाँ पर पेनल्टी निकालेंगे और यहाँ पर B पेनल्टी निकालेंगे।
पेनल्टी। तो इस तरीके से यहाँ पर आता है 5, यहाँ पर 4, इसके बाद यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 मिलता है। इसमें देखते हैं यहाँ पर 20 कम हो गया तो यहाँ पर मिलेगा 40, 20 कम हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा 30 और यहाँ से मिल जाएगा 10 और इस तरीके से यहाँ तक 30 और यहाँ पर 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 30 और यहाँ पर आ जाएगा 10। इन पेनल्टी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इनका डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो ये डिफरेंस 1, यहाँ पर डिफरेंस 2। ये पैरेलल, यहाँ पर ये लाइन हटी तो इसके पैरेलल वाली पेनल्टी डिस्टर्ब हो सकती है। चेक करते हैं, इनका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस एक जैसा जब कॉस्ट हो जाता है तो उसमें डैश लगाते हैं। अब देखते हैं मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है। मैक्सिमम पेनल्टी है 2, तो अब इसी में भरेंगे और जब यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स बचती है तो इनको एक साथ भर देते हैं। पहले इसमें भरें मैक्सिमम पेनल्टी, फिर देखते हैं मिनिमम कॉस्ट। तो मैक्सिमम पेनल्टी यानी कि इसके सामने भरा जाएगा, 2 ब्रैकेट है, इसके बाद देखते हैं मिनिमम कॉस्ट है 4, तो सबसे पहले इसमें भरेंगे। इसके सामने 30 है, यहाँ 10 है, तो इन दोनों जो मिनिमम नंबर होगा उसको भर देंगे और ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ से 10 हटाएंगे तो यहाँ 20 बचेगा। अब ये केवल बचा तो इसके सामने जो डिजिट होते हैं वो भर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई 10 की है, 10 भर देंगे। यहाँ 20 बचा हुआ है तो यहाँ पर 20 भर देंगे और ऐड करके देखेंगे तो 30 आएगा। टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड बैलेंस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, डिमांड भी पूरी हो गई, सप्लाई भी नहीं बची। तो अब एक ओरिजिनल टेबल बनाते हैं, उस ओरिजिनल टेबल में इन सभी एलोकेशंस को भरते हैं और इसके बाद देखते हैं एक सॉल्यूशन डिजनरेट होगा, नॉन डिजनरेट होगा और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी, देखते हैं आगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ओरिजिनल टेबल दोबारा यहाँ बना रखिए, इसमें सब भरते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 20 भरा हुआ है O3 और D2 में 20, तो O3 और D2 यहाँ पर भरते हैं 20, ये एलोकेशन है। इसके बाद दूसरी टेबल लिखी है O1 D3, यहाँ पर 20, तो O1 D3 यहाँ पर भरा 20। इसके बाद में इस टेबल में देखते हैं यहाँ पर O2 और D2 20, तो O2 और D2 यहाँ पर 20 भर दिया और इसके बाद में O1 D1 10, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा O1 D1 यहाँ पर 10, फिर O2 D1 20, तो O2 D1 और यहाँ पर आ जाएगा 20। इसके बाद O2 और D4 10, तो O2 और D4 यहाँ पर भरा 10। इसमें हम यह देख लें, सप्लाई कंस्टेंट्स होती हैं और डिमांड कंस्टेंट्स होती हैं। ये सप्लाई कंस्टेंट्स हैं, यानी कि एलोकेशन जो भरे हैं इनको ऐड कर लें। यहाँ कुछ भी नहीं भरा तो यहाँ 0 एलोकेशन है, यहाँ पर भी 0 एलोकेशन है, इनको ऐड करते हैं तो 10 और 20 30, 20 20 और 10 तो 50, यहाँ पर 20 तो 20, इनको ऐड करके देखते हैं तो 10 20 30 और यहाँ से 20 20 40 और यहाँ पर 20, यहाँ पर 10, तो ये बैलेंस है। तो यानी कि नंबर ऑफ एलोकेशंस देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर पहला जो लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर लिखा है X11, तो X11 की वैल्यू 10 है। यहाँ पर देखते हैं X13, तो X13 की वैल्यू यहाँ पर 20 है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं X21, तो X21 की वैल्यू 20 है। इसके बाद ये नंबर आता है X22, तो इसको यहाँ पर देखते हैं X22, तो X22 यहाँ पर 20 आया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं X24, तो X24 देखते हैं यहाँ पर 10 आया। इसके बाद X32, तो X32 की वैल्यू यहाँ पर 20 है। तो नंबर ऑफ एलोकेशन 6 है और रिंग रिक्वायरमेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 कॉलम, 7 और एक कम तो 6। तो एलोकेशंस और रिंग रिक्वायरमेंट इक्वल है, तो इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन होगा वो नॉन डिजनरेट होगा। और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखते हैं आगे कितना आता है आंसर इसका। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलोकेशन 6 हैं, रिम रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर देख रहे हैं 6 है, तो यहाँ पर लिखते हैं सिंस द नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल टू 6 और रिम रिक्वायरमेंट यानी नंबर ऑफ रोज 3 हैं, कॉलम 4 हैं और -1 तो 6।
नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू रिम रिक्वायरमेंट, देयरफॉर इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज नॉन डीजनरेट मिलेगा। और टोटल ट्रांसपोर्टेशन इसकी कॉस्ट जो आएगी यहाँ पर 5 × 10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 10 प्लस, इसके बाद यहाँ लिखते हैं 3 × 20 तो यानी कि यहाँ पर आता है 3 × 20 प्लस यहाँ पर लिखते हैं 4 × 20 तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 4 × 20 प्लस, फिर यहाँ पर लिखते हैं 5 × 20 तो इसके बाद यहाँ लिखते हैं 5 × 20 प्लस, फिर यहाँ पर 4 × 10, इसको यहाँ पर लिखा 4 × 10 प्लस 2 × 20 तो यहाँ पर आता है 2 × 20। तो इस तरीके से सॉल्व किया यहाँ पर। तो z इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 50 प्लस यहाँ से मिल जाएगा 60। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस यहाँ पर मिलेगा 40। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 40। और स्टूडेंट इसको जब हम ऐड करते हैं यानी कि z इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 370। तो यानी कि जब हमने क्वेश्चन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से मेथड से लगाया था तो 520 आया था, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से लगाया था 390 और हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से जब इस क्वेश्चन को लगाया तो आंसर आया 370। यानी कि सबसे बेस्ट मेथड है जो सबसे मिनिमम कॉस्ट बनाए। तो इन तीनों मेथडों में सबसे मिनिमम कॉस्ट जो आई है वो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से आई है। तो सबसे अच्छा मेथड जो है वो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है। तो स्टूडेंट कल एक नई वीडियो के साथ नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल। अगली प्रॉब्लम के साथ नए वीडियो में आएंगे।